शुरू करूं इससे पहले लाल कृष्ण जी सरपोटा मंच पर विराजमान डूंगरपुर से कुंभलगढ़ में मेरे कांग्रेस परिवार बिरसा मुंडा उन महापुरुषों को नमन करना चाहूँगा सभा को संबोधित करते हुए, जिनकी बदौलत उनकी ऊर्जा आज हम में है और आज हम मेरे समाज के बीच में बोल पा रहे हैं। उन पुरखों को भी नमन करना चाहूँगा। साथियों, यहाँ की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने शानदार कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और एक समाज को एक सांचे में पिरोने का काम किया। इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आज हमारे उस महामानव को याद करना चाहूँगा। आज उनके शहादत दिवस पर ये वो महामानव थे जिन्होंने 25 साल की उम्र में 200 साल पुरानी विरासतों को हिलाकर रख दिया था। उन महापुरुष को भी नमन करना चाहूंगा। साथियों, आज जिसकी शहादत पर आज हम इकट्ठा हुए हैं, उस महापुरुष ने हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़कर जो हुकूमतों से सामना करके हमारे विरासत में दे के गए हैं, ये वो महापुरुष है। साथियों, आज हम बात करते हैं संविधान की, और संविधान में एज इट इज 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल की जो बात होती है, और वो देन है इस महापुरुष की, जिसकी आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं। साथियों, तो हमें गर्व भी होना चाहिए, दुख भी होना चाहिए। ऐसे महापुरुष अगर हमारे नहीं होते तो आज हमारा समाज कहाँ होता, हमारा परिवार कहाँ होता। और साथ ही साथ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को भी नमन करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आज हमारे मेवाड़ में हमारे सब भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं और शान और शौकत से जी रहे। इसके लिए भी नमन करना चाहूंगा। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सारी बातें बता दी है, लेकिन समझना अपन को है। आज सबसे बड़ी चीज देखा जाए तो मेरा जहां तक मानना है, हम 4 ही बिंदु पर काम करते हैं। अगर हम इन 4 बिंदुओं को पालन कर लिया तो कोई भी समाज हो वो निश्चित ही आगे बढ़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें सांस्कृतिक रूप से भी वृद्धि करनी होगी। सांस्कृतिक रूप इसलिए, हमारा जो रूढ़ी प्रथा है, हमारा पहनावा है, हमारा रहन सहन है, हमारी जो संस्कृति है, उसको बचाने की जरूरत है। अगर हमारी संस्कृति बची रहेगी, हमारा रूढ़ी प्रथा बचा रहेगा, तो हमारा इतिहास भी बचा रहेगा। और जिस समाज का संस्कृति खत्म हो गई, रूढ़ी प्रथा खत्म हो गया, तो उस समाज का पतन निश्चित है। इसलिए सबसे ज्यादा यहाँ मेरे वडील बैठे हुए हैं, और आप वडीलों के पास वो ज्ञान है जो एक पढ़े लिखे युवा के पास भी नहीं है। तो मैं मेरे वडीलों को कहना चाहूंगा कि आपके पुरखों ने जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ने में जो शक्ति प्रदान की, जो रूढ़ी प्रथा और नियम कानून कायदे बताए, वो आने वाली पीढ़ी को भी देके जाए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी, आज के दौर का इतिहास देख लो, आजकल जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे समाज में जितने भी कर्मचारीगण हैं, जैसा ही नौकरी लगे बाजारों में चले गए, और बाजारों में जाने के बाद हमारी रूढ़ी और परंपरा को भूल गए, और उन्हीं की बदौलत सबसे ज्यादा हमारे समाज में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारी परंपरा जो है, हमारी जो विरासतें हैं,
उसको आप समझ नहीं पाओगे, उसको अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसप्लांट नहीं कर पाओगे, तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात, जब तक हमारा समाज आर्थिक रूप से भी वृद्धि नहीं कर पाएगा तो हम किसी के पैरेलल भी नहीं जा पाएंगे आर्थिक रूप से। इसलिए जबकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे वक्ता कह रहे थे शिक्षा में आगे बढ़ना है, शिक्षा में आगे बढ़ना है। बेशक शिक्षा में आगे बढ़ना है, लेकिन शिक्षा को भी ग्रहण करने के लिए आजकल पैसों की जरूरत पड़ती है। और पैसे आएंगे कहाँ से? अगर पैसे हमारे पास होंगे तो अच्छी से अच्छे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे आज के दौर में। और उन्हीं पैसों को लाने के लिए हमारे जिस प्रकार पुरखे खेती बाड़ी किया करते थे, आज ऑर्गेनिक खेती का सिस्टम है। आज देख लो सारे चीजें ऑर्गेनिक वापिस आ रही है। ऑर्गेनिक मतलब अपने घर का जो पशु संपत्ति है उसका खाद निकलता है, उसको खाद को ले जाकर खेतों में डालो तो अच्छे से अच्छा अनाज पैदा होगा, अच्छे से अच्छी सब्जियां पैदा होगी। आज उनको बेचो मार्केट में। आज आपने देख लिया होगा शॉपिंग मॉल में बैगन की कीमत अपने बाहर वाले जो लेके अपने बैठे रहते समाज के, उनके पास 20 रुपया किलो होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल में होगा उसका 100 रुपया 150 रुपया किलो होगा। क्यों होगा वो पता किया आपने कभी? क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से पैदा हुई सब्जी है। तो मेरे समाज को भी ऑर्गेनिक दिशा की ओर वापस बढ़ना होगा, तो वही पैसा हमारे आएगा और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, उन्हीं पे खर्च करना वो पैसा। और चौथा बिंदु सबने बोल दिया, चौथा बिंदु लगभग सभी ने, जितने भी वक्ता हुए थे, शैक्षणिक दृष्टि से हमारा समाज आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। और इस पे सारी चीजें आपने क्लियर कर दी है। शिक्षा भी जरूरी है। और अंतिम बिंदु, हमारा समाज राजनीतिक दृष्टि से भी मजबूत होना चाहिए। जब तक हमारे समाज में पढ़े लिखे युवा नेतृत्व नहीं करेंगे और संविधान अनुरूप हमारे जो हक अधिकार दिए हैं उनकी पैरवी नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज कतई आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज से ही राजनीति शुरू कर दो। इसको समझना है, हमको आगे बढ़ने के लिए हर तरह से, हर पहलू से सोचना होगा। और हम सब यहाँ जो बैठे हैं, आज महाराणा प्रताप जी के भी वंशज बैठे हुए, मेरे भील समाज के भी वंशज बैठे हुए, सारे साथी यहाँ बैठे हुए, और हमारे सबकी यहाँ जिम्मेदारी बनती है इन चारों पहलुओं को ध्यान में रखकर हमारे समाज का सर्वांगीण विकास करें। और तभी हमारा समाज उन सभ्य समाजों के पैरेलल खड़ा हो पाएगा जो आज इस देश की सबसे सर्वोच्च समाज है। साथियों, आज हमें जरूरत है हमारे 13-3 को समझने की। साथियों, हमें जरूरत है 244 वन की समझने की। और यही 2 आर्टिकल है जो हमारे समाज को बचाते हैं, और इनके लिए ही ये आदिवासी परिवार काम करता है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदिवासी परिवार को, जिन्होंने पिछले 15-16 सालों से काम करते करते इतना मुकाम हासिल कर लिया है कि आज डूंगरपुर से मेरे समाज के भाइयों के बीच लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ जो आकर मान सम्मान बढ़ाया। और ये हमारी ये कौम है जो किसी के सामने झुकी नहीं है, और 2 ही शर्तों पे झुकती है, जहाँ आत्मसम्मान या तो खतरे में हो या फिर आत्मसम्मान लड़ाने के लिए तैयार हो। और साथ ही मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो क्षमा मांगूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील।